सब आप स्वागत है आपका मेरे चैनल माइका मोटिवेशन वर्ड पर। और हमारा चैप्टर चल रहा था औद्योगिक श्रमिक प्रबंधन और सामाजिक सुरक्षा। ठीक है। और इसमें पार्ट नंबर 3 है ये। प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी अपन ने कर लिया था, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। इसमें भागीदारी के प्रकार पढ़ लिए थे अपन। और इसमें आईएलओ ने क्या क्या दिया है, 3 प्रकार का दिया है। और इसमें प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, वित्तीय भागीदारी, फिर उद्योगों ने क्या दिया है, इन्हें 3 प्रकार दिया है: सतही भागीदारी, मध्यम भागीदारी, वास्तविक भागीदारी। फिर प्रबंधन ने इसके 5 टाइप: सूचना सहभागिता, समस्या साझा, परामर्श भागीदारी, प्रशासनिक निर्णय, निर्णय व निर्माण में भागीदारी। ठीक है। फिर अपन ने ये भी कर लिया था कि श्रमिक भागीदारी के कितने स्तर हैं, तो इसमें इसने 4 स्तर बता रखे हैं इन्होंने। और फिर 4 स्तर के अलावा इन्होंने पढ़ा कि कौन को इसका कार्यान्वयन किसके किन के द्वारा होता है, तो इसमें बता दिया था मैंने। इसमें इन्होंने 6 टॉपिक्स बता रहा है कि किस किस के द्वारा। तो कार्य समिति होती है, वर्क कमेटी, जॉइंट मैनेजमेंट सर्कल, काउंसिल, जॉइंट काउंसिल, कंपनी द्वारा स्वैच्छिक पहल, क्वालिटी सर्कल और स्कैनल योजना। ठीक है। ये 6 टॉपिक्स है। इनमें आपको पूरा नहीं पढ़ना है, इसमें मैंने बता दिया था पहले स्टार्टिंग में कि अपन सिर्फ समराइज करेंगे, समरी होगी, उसको शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपका क्वेश्चन भी हो जाए और बुक भी जल्दी से हो जाए। ठीक है। तो इसमें कार्य समिति का समिति दे रखा है, कार्य समिति किस स्तर पर काम करती है, उसमें कितने श्रमिक होना जरूरी है। ऐसे ही करते हैं अपन, ये 6 को 6 देख लेंगे पूरे। ठीक है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, कार्य समिति के बारे में। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 द्वारा 100 या अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले प्रत्येक औद्योगिक प्रतिष्ठान में प्रबंधन और श्रमिकों के प्रतिनिधित्वों से युक्त कार्य समिति के गठन को अनिवार्य किया गया। इसमें 2 ही चीज याद रखनी है। 1947 के रूल्स द्वारा ये बनाया गया था कि अगर कोई भी यूनिट में 100 से अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं तो वहाँ पे कार्य समिति होना जरूरी है। और कार्य समिति की संख्या कितनी होती है? 20 होना चाहिए, 20 से अधिक नहीं होना चाहिए। उससे कम चल सकता है लेकिन उससे अधिक नहीं होना चाहिए। और प्रतिनिधि, श्रमिक और प्रतिनिधियों की संख्या में भी समानता होनी चाहिए। अगर 10 प्रतिनिधियों से हैं तो 10 का श्रमिकों की तरफ से होंगे। ठीक है। 3 चीज याद रखनी है इसमें। कार्य समिति में 1947 के रूल के द्वारा ही 100 से अधिक श्रमिक कार्य कर रहा है तो वहाँ पे कार्य समिति बनेगी, उसमें 20 मेंबर होंगे। अगर 20 मेंबर के साथ ही उसमें श्रमिक और प्रबंधन दोनों की तरफ से समान सदस्य रहना चाहिए। ठीक है। कार्य समिति का ये आपको पता चल गया है, कार्य समिति क्या है, क्यों बनना जरूरी है, कहाँ बनेगी। ठीक है। इसके उद्देश्य में आपको याद रखो तो रख लेना, बाकी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अपन खुद भी एनालाइज करते हैं, कर सकते हैं, चीजें समझ सकते हैं खुद की मेंटल एबिलिटी से कि क्यों होगा जरूरी। औद्योगिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना, प्रबंधन और श्रमिकों के बीच अच्छे संबंध को बढ़ावा देना, श्रमिक और प्रबंधन द्वारा दोनों अपने दृष्टिकोण या राय आदि को एक दूसरे के सामने रखने के लिए एक मंच प्रदान करता है, प्रबंधन में सुधार लाने के लिए संयुक्त बातचीत को बढ़ावा देना। ठीक है। अब इसकी कुछ कमियां बता रखा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, मतलब आपको बस मोटा मोटा याद रखना है कि कार्य समिति कहाँ बनती है। फिर आएंगे संयुक्त प्रबंधन। ठीक है। संयुक्त प्रबंधन क्या है? संयुक्त प्रबंधन में संयुक्त प्रबंधन परिषद 500 या अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों में गठित की जा सकती है और ये प्रकृति में स्वैच्छिक और परामर्शदात्मक होती है। मतलब जहाँ पे 500 से अधिक श्रमिक होंगे वहाँ पे ये बनेगी, संयुक्त प्रबंधन परिषद बनेगी। ठीक है। और इसमें ये सिर्फ स्वैच्छिक और परामर्शात्मक होती है। इसमें 12 व्यक्तियों की इस परिषद में प्रबंध तथा श्रमिकों के बराबर प्रतिनिधित्व होता है। श्रमिक के अधिकतर प्रतिनिधियों में से ही होते हैं। यदि व्यापार संघ श्रमिकों के बाहर से किसी अन्य व्यक्तियों को इसका सदस्य बनाते हैं तो इनकी संख्या श्रमिकों के प्रतिनिधियों के 25% से अधिक नहीं हो सकती। 1958 में श्रम प्रबंधन सहयोग सेमिनार, लेबर मैनेजमेंट कॉपरेशन सेमिनार के परिणामस्वरूप इसका गठन हुआ। संयुक्त प्रबंधन परिषद में सामूहिक सौदेबाजी के अंतर्गत आने वाले मुद्दों को छोड़कर अन्य सभी मुद्दों पर चर्चा की जाती है। अब इसमें भी 3 चीज याद रखनी है। ये कौन कौन से रूल्स के बाद में आया था ये प्रबंधन? ये 1958 में श्रम प्रबंधन सहयोग सेमिनार हुआ था, उसके बाद में ही ये अंतर्गत ये इसमें आया, गठन हुआ इसका। संयुक्त प्रबंधन सहयोग सेमिनार हुआ था 1958 के अधिनियम के द्वारा। 500 से अधिक श्रमिक होंगे वहाँ पे ये संयुक्त प्रबंधन परिषद बनेगी। 12 व्यक्ति इसमें होंगे, सदस्य 12 होंगे। और इसमें बाहर से सदस्य नहीं होंगे। अगर होंगे व्यापार संघ से बाहर से सदस्य, श्रमिक के बाहर से किसी अन्य व्यक्ति को अगर वो सदस्य बनाते हैं तो उनकी संख्या श्रमिकों के प्रतिनिधियों के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब कुल मिला के बात यही है, अपने को यही याद रखनी है कि 12 सदस्य होने चाहिए। अगर इसमें बाहर से सदस्य नहीं होना चाहिए व्यापार संघ से। अगर व्यापार संघ से प्रबंधन वाले कोई बाहर से सदस्य लेते हैं
तो वो श्रमिकों की संख्या के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए और 500 सदस्य उसमें उसमें श्रमिक काम करने चाहिए। और ये 1958 में श्रम प्रबंधन सहयोग सेमिनार के बाद में ही ये गठन हुआ था इसका। ठीक है, संयुक्त प्रबंधन परिषद समझ में आ गया। फिर ठीक है, इसका उद्देश्य वही इसका मिलते जुलते ही होंगे, क्योंकि आपस में विश्वास बढ़ाने के उपाय ढूंढना, प्रबंधन और श्रमिकों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना, उत्पादकता को बढ़ाना, श्रमिकों को प्रभावी कल्याण, अन्य सुविधाएं सुनिश्चित करना, जिम्मेदारियों को समझने और उसे साझा करने के लिए श्रमिकों को प्रशिक्षित करना। अब इसमें श्रमिकों के साथ मिलकर निर्णय लेने में प्रबंधन की अनिच्छा, निर्णय के लेने बाध्यकारी ना होना, क्योंकि ये बताया ना इसने कि स्वेच्छाकारी और परामर्शदात्री होगी। ठीक है, फिर आता है संयुक्त परिषद। तीसरा है संयुक्त परिषद। संयुक्त प्रबंधन परिषद कार्य समिति का समझ में आ गया। और संयुक्त प्रबंधन परिषद पता चलेगा कितने मेंबर होंगे, 500 होंगे और क्या नाम से 12 सदस्य होंगे। और 1958 के जो प्रबंधन सहयोग सेमिनार हुआ उसके तहत ये आया। अब अपन पढ़ रहे हैं संयुक्त परिषद। ठीक है, अब संयुक्त परिषद में क्या कहा गया है, 1975 में श्रमिकों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा 100 परिषद या संयुक्त परिषद को 2 स्तरीय व्यवस्था की योजना बनाई गई। सार्वजनिक, निजी और सहकारी क्षेत्रों में 500 या उससे अधिक लोगों को रोजगार देने वाले विनिर्माण तथा खनन क्षेत्रों के उद्यमों पर लागू किया गया। ठीक है, संयुक्त परिषद कब आई, 1975 में आई है। और इसको 100 परिषद या संयुक्त परिषद दो परिषद बनाई गई। इसमें 100 परिषद और संयुक्त परिषद 2 स्तरीय व्यवस्था की योजना बनाई गई। ये सार्वजनिक, निजी और सहकारी क्षेत्रों में जहाँ 500 से अधिक लेबर काम कर रही है वहाँ पर ये लागू होगा, संयुक्त परिषद बनेगी वहाँ पे। और मतलब इसमें जिसमें नियोक्ता और श्रमिकों के प्रतिनिधि समान संख्या में होंगे, ये तो दोनों में ही है, दोनों संख्या दोनों इक्वल होगी। प्रत्येक 100 परिषद में सदस्यों की संख्या नियोक्ताओं द्वारा यूनियन के परामर्श से तय की जाती है। और प्रत्येक 100 परिषद को 2 वर्षों तक कार्य करती है। 100 परिषद 2 वर्ष तक कार्य करती है तथा 1 महीने में कम से कम 1 बार मीटिंग करती है। इनकी मीटिंग 1 महीने में 1 बार मीटिंग होना जरूरी है। 2 वर्ष तक ये चलती है 100 परिषद। ठीक है, 100 परिषद अध्यक्ष प्रबंधन द्वारा तो उपाध्यक्ष श्रमिकों द्वारा नामित किया जाता है। मतलब जो परिषद अध्यक्ष होगा वो प्रबंधन नियुक्त करेगा और उपाध्यक्ष बनेगा वो श्रमिक बनाएंगे। निर्णय आम सहमति से लिए जाते हैं तथा इसका कार्यान्वयन 1 महीने के अंदर किया जाना अनिवार्य होता है। अब संयुक्त परिषद कब आई, ये 1975 में आई। ये भी वही 500 से अधिक लोग काम करेंगे वहाँ पे बनेगी। खनन क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, वहाँ पर अगर चल रहा है, निजी हो सार्वजनिक हो, कोई सा भी यूनिट काम कर रहा हो, उद्योग हो, वहाँ पे ये संयुक्त परिषद बनना जरूरी है। 2 स्तर पे काम करेगी, 100 परिषद और संयुक्त परिषद के योजना बनाई गई। ठीक है, और 100 फ्लोर के लिए बनाई जाती है। ठीक है, इसमें बता दिया भाई श्रमिकों की संख्या प्रबंधन की संख्या बराबर होनी चाहिए। 100 परिषद में सदस्यों की संख्या नियोक्ताओं द्वारा चुनी जाए, जो अगर उसमें अध्यक्ष चुनेगा तो प्रबंधन द्वारा चुनी जाएगा और उपाध्यक्ष श्रमिक चुनेंगे। ठीक है, और 2 साल के लिए होती है ये 100 परिषद। और क्या नाम से इनकी मीटिंग महीने में 1 बार होना जरूरी है। ठीक है, समझ में आ गया। अब 100 परिषद के कार्य दे दिए इसने, क्या क्या कार्य है। तो अपन ने जैसे ऊपर पढ़ा है कि क्यों जरूरी है, इसके कार्य पता ही चल जाएगा क्या करना। उत्पादन, उत्पादकता, उत्पादन लक्ष्य, दक्षता में सुधार लाने, प्रबंधन में सहायता करना, अपव्यय को कम या खत्म करना, क्षमता श्रम शक्ति का अधिकतम स्तर पर उपयोग करने में सहायता करना, कम उत्पादकता वाले क्षेत्र पहचान करना, अनुपस्थिति का अध्ययन करना, कार्यान्वयन के लिए उपाय सुझाना, सुरक्षा कार्य दशाओं, अनुशासन आदि पर ध्यान देना। ठीक है, 2 स्तरीय योजना के अंतर्गत एक प्लांट के लिए 100 परिषद के समान संरचना की संयुक्त परिषद बनाई गई। यूनिट का मुख्य कार्यकारी संयुक्त परिषद का अध्यक्ष होता है। संयुक्त परिषद का उपाध्यक्ष परिषद के श्रमिक सदस्य द्वारा नियुक्त किया जाए। संयुक्त परिषद की मीटिंग 3 महीने में कम से कम 1 बार होनी चाहिए। ठीक है, अब 100 परिषद की तो उसमें महीने में 1 बार होनी चाहिए, इसकी 3 महीने में 1 बार होनी चाहिए। ठीक है, और ये दूसरा जो 2 स्तर बताया ना अपने, 100 परिषद और संयुक्त परिषद। ठीक है, और मतलब ये संयुक्त परिषद जैसा ही होता है, ये वहाँ पे बनेगी जहाँ पर जो ये कोई भी एक प्लांट है वहाँ पर, प्लांट मतलब यूनिटी उद्योग काम कर रहे हैं वहाँ पे। और इसमें बस इतना ही डिफरेंट कि उसके महीने में 1 बार मीटिंग होगी, इसकी महीने में कम से कम 3 महीने में 1 बार मीटिंग होगी। ठीक है, संयुक्त परिषद के कार्य क्या है, इसके कार्य भी यही रहेंगे। उत्पादन, उत्पादकता, दक्षता, अपव्यय, अनुपस्थिति, सुरक्षा आदि जैसे मुद्दों पर चर्चा करना, कार्य वातावरण तथा कल्याणकारी उपायों पर ध्यान देना, श्रमिकों तथा प्रबंधन के बीच संचार को बनाए रखना, श्रमिकों के कौशल में सुधार तथा उनके उचित प्रशिक्षण के लिए सलाह देना। ठीक है, 3 पढ़ लिए अपनी कार्य समिति और क्या नाम से संयुक्त प्रबंधन समिति, संयुक्त परिषद कार्य, इसमें 100 परिषद और संयुक्त परिषद। और ये क्या नाम से दूसरा था संयुक्त परिषद, हाँ पढ़ बता दिया संयुक्त परिषद। और फिर संयुक्त परिषद में इसमें दो प्रकार बता दिए कि संयुक्त परिषद में क्या क्या होगा। ठीक है, और संयुक्त परिषद इसके कार्य और संयुक्त परिषद कब आई, कार्य समिति कब आई। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन क्वालिटी सर्कल। ठीक है,
क्वालिटी सर्कल एक कार्य क्षेत्र में 6 से 12 लोगों का समूह होता है। क्वालिटी सर्कल कार्य क्षेत्र में 6 से 12 लोगों का समूह होता है जो अपनी जिम्मेदारी के क्षेत्र में गुणवत्ता एवं प्रदर्शन से संबंधित समस्याओं को पहचानने तथा हल करने के लिए नियमित रूप से मिलते हैं। और यह एक सहभागी प्रबंधन तकनीक है जो जापान में उत्पन्न हुई थी। ठीक है, क्वालिटी सर्कल का जो ये इसकी जो उत्पत्ति है, ये 6 से 12 सदस्यों वाला एक समूह होता है। और ये नाम ही क्वालिटी सर्कल, तो क्वालिटी पे ध्यान देंगे, गुणवत्ता पर। ठीक है, और प्रबंधन में एक मतलब प्रबंधन को उसके लिए सहभागी प्रबंधन तकनीक है। ठीक है, ये जापान से आई थी। ठीक है, क्वालिटी सर्कल को सफलता के लिए श्रमिकों के इस कार्यक्रम तथा रुचि विश्वास का उनका सहयोग और भागीदारी दोनों होना जरूरी है। और मतलब ये दोनों के लिए, श्रमिकों के लिए भी लाभप्रद होगी और प्रबंधन के लिए भी। ठीक है, और इसके अतिरिक्त क्वालिटी सर्कल में भागीदारी श्रमिकों को मानव और तकनीकों से अच्छी तरह से प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। इसमें सीमित भागीदारी होने के कारण श्रमिकों को कुछ खास क्षेत्र में निर्णय लेने का अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा कम अवसर मिलता है श्रमिकों को, कि बिल्कुल ईजी है। क्वालिटी सर्कल नाम ही ऐसा है, बस इसमें सदस्य संख्या याद रखना 6 से 12 सदस्य, और जापान से टेक आई थी सबसे पहले योजना। फिर स्केनल लोन योजना, ये क्या है? स्केनल लोन योजना कई दशकों से विभिन्न सार्वजनिक और निजी कंपनियों द्वारा सफलतापूर्वक उपयोग किया जाता है। ये योजना नेतृत्व, कार्यबल, शिक्षा और व्यापक कर्मचारी भागीदारी को संगठनात्मक प्रदर्शन से जुड़ी इनामी प्रणाली के साथ जोड़ती है। स्केनल कार्यक्रम एक लाभकारी भागीदारी कार्यक्रम है जिसमें श्रमिकों के प्रयासों के आधार पर श्रमिक पूर्व स्थापित लागत बचत में हिस्सेदारी करता है। मतलब इसमें ये बताया जाता है उनको स्केनल योजना में कि श्रमिकों के लिए कुछ टारगेट्स रख दिए जाते हैं, उसके साथ में उनको कुछ इनाम मतलब बोनस तरीके तौर के ऊपर कुछ पैसा है, कुछ भी रख दिया जाता है। फिर बोलते हैं कि अगर आप इस मतलब इतना उत्पादन, इतना प्रोडक्शन अगर इतने रेट तक हो गया, इतने दिन में हो गया, तो आपको इतना पैसा मिल जाएगा, बोनस मिल जाएगा। ठीक है, यही है स्केनोल योजना। ठीक है, इसके नल योजना समझ में आ गई क्या है? इसमें पहले से निश्चित कर दिया जाता है कि लोगों को, उसमें श्रमिकों को बता दिया जाता है कि अगर आपने इतने स्तर तक इतना काम किया, मतलब इतना आपने इतना टारगेट देते हैं, मतलब उनको टारगेट के हिसाब से अगर वो काम कर देंगे तो उनको इतना पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा या कोई गिफ्ट वगैरह जो भी है वो मिल जाएगा। ठीक है, यही है इसका नल योजना। अब इसमें मैंने बताया था कि इसमें 6 टाइप्स है, तो वो अपन ने डिस्कस किया। इसमें कार्य समिति का समझ में आ गया। पहला था कार्य समिति, इसमें क्या नाम से 100 सदस्य होंगे। 1947-47 के अधिनियम से आया। और इसमें सदस्य कितने होंगे? जो कार्य समिति बनेगी वो 20 सदस्य होंगे। कार्य समिति में दोनों की संख्या बराबर होगी, प्रबंधन की और श्रमिकों की। फिर अपन ने पढ़ा कार्य समिति के बाद में पढ़ा था अपन ने संयुक्त प्रबंधन परिषद। संयुक्त प्रबंधन परिषद में 500 सदस्य काम कर रहे हैं। वहाँ पर जो भी जिस भी उद्योग में 500 श्रमिक काम कर रहे हैं, वहाँ पर संयुक्त प्रबंधन परिषद बनेगी। उसमें 12 व्यक्ति होंगे और क्या नाम से दोनों तरफ इक्वल होगा। और अगर व्यापार संघ प्रबंधन की तरफ से अगर बाहर से कोई सदस्य लिया जाता है व्यापार संघ से, तो वो श्रमिकों के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। और ये आया था 1958 के श्रम प्रबंधन सहयोग सेमिनार के बाद आया। इसका उद्देश्य क्या होगा? वही विश्वास बढ़ाना, प्रोडक्शन बढ़ाना, उनमें सहयोग बढ़ाना। ठीक है, अब कार्य समिति, संयुक्त प्रबंधन परिषद पढ़ लिया अपन ने। फिर संयुक्त परिषद ये 1975 में आई। इसमें कोई 500 से अधिक सदस्य होंगे, श्रमिक होंगे, वहाँ पे ये संयुक्त परिषद बनेगी। इसके 2 टाइप बनाए गए थे, इसमें 100 परिषद और संयुक्त परिषद। 100 परिषद की बैठक महीने में 1 बार होनी चाहिए और संयुक्त परिषद की 3 महीने में 1 बार होनी चाहिए। और 100 परिषद 2 साल में बनती है, मतलब हर बार। ठीक है, ये 100 परिषद हो गई। क्वालिटी सर्कल पता ही चल गया कि इसमें 6 से 12 मेंबर होते हैं और ये क्वालिटी पर, गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं। और ये जापान से टेक्निक आई थी। स्केनोल योजना जो अपन बोलते हैं कि टारगेट दिए जाते हैं, जैसे फाइनेंशियल जो कोई काम करता है तो उसको टारगेट देता है कि अगर आपने इतनी फाइल कर ली तो आपको इसके तौर पर बोनस दिया जाएगा, एक फाइल के तौर पर। ठीक है, समझ में आ गया कि ये कैसे कैसे कार्य प्रबंधन कैसे काम करता है। ठीक है, फिर सामूहिक सौदेबाजी, कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये क्या है? अब ये सामूहिक सौदेबाजी भी, मतलब इसमें आपको ऊपर से मोटा मोटा पढ़ना है, मैं बता देती हूँ इसमें क्या अपने को क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, सामूहिक सौदेबाजी, कलेक्टिव बार्गेनिंग। सामूहिक सौदेबाजी शब्द का पहली बार प्रयोग बिट्राइट्स वेब द्वारा 1891 ब्रिटेन में किया गया। सामूहिक सौदेबाजी प्रबंधन और श्रमिकों के बीच बातचीत की एक औपचारिक और स्वैच्छिक प्रक्रिया है। इस पर मुद्दों को शांतिपूर्वक हल करने का एक साधन प्रदान करती है। सामूहिक सौदेबाजी अपन कोई भी मुद्दा हो जाता है, घर पे कोई बात हो जाती है, सोसाइटी में कोई बात होती है, अपन क्या बोलते हैं? बैठ के बात कर लो, बैठ के बात कर लो, जिनमें जो वो चीज़ कर लो जिनमें दोनों दोनों पक्षों को लाभ हो। तो ये यहाँ की नहीं थी, ये इंडियन नहीं थी, ये 1891 में ब्रिटेन में किया गया था सबसे पहले इसका प्रयोग। और एक औपचारिक और स्वैच्छिक प्रक्रिया है।
और इसमें दोनों दोनों समूह बैठ के बातचीत करते हैं, शांतिपूर्ण कोई समस्या उसका समाधान करते हैं, ठीक है। फिर मतलब इसमें इसके अतिरिक्त प्रबंधन को श्रमिकों के दृष्टिकोण को समझने, भागीदारी प्रबंधन में श्रमिकों के विश्वास को साबित करने, उत्पादकता बढ़ाने और सार्वजनिक छवि को बेहतर बनाने का मौका प्राप्त होता है। सामूहिक सौदेबाजी की नियोक्ताओं के समक्ष अपनी मांग रखने तथा अधिकतर मतलब अधिकांश मतलब ये अधिकार का प्रयोग करने के लिए श्रमिकों को वैध मंच प्रदान करती है। श्रमिक और प्रबंधन के उत्पन्न संघर्ष को शांतिपूर्ण हल करने के लिए उठाए जाने वाला ये पहला कदम है। सामूहिक सौदेबाजी में मोटा बस इतना याद रखना है कि बैठ के वो दोनों पक्ष बैठ के बात करेंगे शांतिपूर्ण और मतलब अच्छे से, ताकि प्रबंधन भी रहे और औपचारिक स्वैच्छिक प्रक्रिया होती है इसमें, और दोनों पक्ष बैठ के बात करता है कि दोनों का लाभ हो, वो निर्णय ले जिसमें दोनों संगठनों दोनों का लाभ हो, प्रबंधन का भी और श्रमिकों का भी, ठीक है। यही सामूहिक सौदेबाजी है। सबसे पहले इसका 1893 ब्रिटेन में प्रयोग किया गया। अब सामूहिक सौदेबाजी के बारे में इसकी क्या राय है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संगठन श्रम संगठन आईएलओ क्या कहता है, सामूहिक सौदेबाजी नियोक्ताओं या नियोक्ताओं के संगठन तथा श्रमिकों के संगठन के बीच एक स्वैच्छिक बातचीत करना ही है, एक तरह से बात करना, जो सामूहिक समझौते के द्वारा रोजगार के नियमों और उनका नियमन करती है, ठीक है। मतलब यही है कि इसमें बता दिया, ऊपर ही बता दिया अपने कि एक स्वैच्छिक बातचीत प्रक्रिया है, ठीक है। आईएलओ भी ये कहता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि आईएलओ क्या दिया है इसकी डेफिनेशन, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय के अनुसार कार्य की स्थिति और रोजगार की शर्तों के बारे में बातचीत, जिसका उद्देश्य एक आम सहमति तक पहुंचना, और जहां एक तरफ नियोक्ता या नियोक्ताओं का समूह है या एक से अधिक नियोक्ताओं का समूह होता है, या एक से अधिक नियोक्ताओं का संगठन, या दूसरी तरफ श्रमिक संगठन या अधिक प्रतिनिधि होते हैं, को सामूहिक सौदेबाजी कहा जाता है। मतलब इसमें नियोक्ता होता है या नियोक्ता का समूह, श्रमिक या श्रमिकों का संगठन होता है, वो बैठ के बातचीत करते हैं, और वही क्या कहलाएगी, सामूहिक सौदेबाजी, ठीक है। सामूहिक सौदेबाजी की इसमें बता दिया कि सामूहिक सौदेबाजी की क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। सामूहिक सौदेबाजी की विशेषताएं और फिर इसका महत्व है। तो सामूहिक सौदेबाजी क्या है, समझ में आ गया। सामूहिक सौदेबाजी की विशेषताएं क्या दे रखी है। और सामूहिक सौदेबाजी मांग प्रस्तुत करना, बातचीत करना, सामूहिक समझौतों पर हस्ताक्षर करना, अनुबंध का कार्यान्वयन जैसे कर्म से चंडों से मिलकर एक प्रक्रिया बनी प्रक्रिया है। एक द्विपक्षीय प्रक्रिया, दो पक्ष होता है, श्रमिक और प्रबंधन या नियोक्ता बोल सकते हैं आप। ये एक औपचारिक प्रक्रिया जिसमें नियोक्ता तथा श्रमिकों के न्यून आपसी संघर्ष और विवादों का निपटारा करने का प्रयास करते हैं। इसका उद्देश्य औद्योगिक लोकतंत्र स्थापित करना है। बातचीत के माध्यम से आपसी संघर्षों और विवादों का निपटारा करके हड़ताल और लॉकआउट जैसे तरीकों के अपनाए जाना और मतलब जाने से और उनके हड़ताल वगैरह को रोकना, औद्योगिक शांति बनाए रखना अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। श्रमिक और प्रबंधन के बीच सहयोग तथा आपसी समझ में इसमें सफल होने के लिए मूलभूत आवश्यकताएं हैं। मतलब दोनों में सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। सामूहिक सौदेबाजी की विशेषताएं यही हैं। डेफिनेशन समझ में आ गई। सामूहिक सौदेबाजी का क्या उद्देश्य है, ये क्यों जरूरी है, अब इसका महत्व है। अब इसका महत्व अपन कल पढ़ेंगे। सामूहिक सौदेबाजी का महत्व दोनों अलग अलग डिपेंड करता है किस किस पे होगा। तो ये श्रमिकों के लिए सामूहिक सौदेबाजी का क्या महत्व है, नियोक्ताओं के लिए क्या महत्व है, और उद्योग और राष्ट्र के लिए क्या महत्व है, ठीक है। आज जो पढ़ा वो मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लेना, क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से बताया, क्योंकि चैप्टर वैसे बहुत बड़ा है। तो इसका आज ये तीसरा पार्ट है। आगे 3 पार्ट में ये हो जाएगा आई थिंक। मेरे हिसाब से मैं कर दूंगी इसको शॉर्ट में, क्योंकि इतना पढ़ना नहीं है अपने को उसमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का इतना समझ में आ जाना चाहिए कि कोई भी अगर चैप्टर है और उसका टॉपिक है तो वो टॉपिक क्या कहना चाह रहा है, बस इतना समझना है। फालतू की रामायण नहीं पढ़नी है, ठीक है। सामूहिक सौदेबाजी का महत्व कल पढ़ेंगे अपन। आज इतना ही बहुत है। चैनल को सपोर्ट करो, क्योंकि बहुत ज़रूरत है अभी आप लोगों की सपोर्ट की, ठीक है। थैंक यू।